नमस्कार और इस चर्चा में स्वागत है। आज हम iOS डेवलपमेंट इंटरव्यू में जो अक्सर मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास ये 28 PDF वाले कुछ अंश हैं जिन पर हम ये चर्चा आधारित कर रहे हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है। ये ऐप की परफॉर्मेंस, उसकी स्टेबिलिटी और डिजाइन की गहरी समझ को परखते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ जवाब रटना नहीं है, बल्कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पीछे की जो सोच है, जो टेक्निक्स हैं, उनको समझना है। तो चलिए, ये जो इंटरव्यू तैयारी वाली सामग्री है, इसे खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। बिल्कुल। और ये सवाल अक्सर इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि कैंडिडेट की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी है, टेक्निकल डेप्थ कितनी है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो कितना समझते हैं, इसका अंदाजा लग सके। ये सिर्फ क्या नहीं पूछते, बल्कि क्यों और कैसे पर ज्यादा जोर देते हैं। तो आज हम इन सवालों के जो मेन पहलू हैं और उनके जो असरदार समाधान हो सकते हैं, उन पर गौर करेंगे। हाँ, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम प्रॉब्लम से, ऐप का धीमा हो जाना या क्रैश कर जाना। खासकर जब आप लिस्ट स्क्रॉल कर रहे हो, जैसे टेबल व्यू में, ये तो काफी परेशान करता है यूजर को। इसको सुलझाने का सही तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को भरोसेमंद तरीके से रिप्रोड्यूस करना जरूरी है। बार बार उसको करके देखना, खासकर किसी पुराने डिवाइस पर या कम मेमोरी वाले सिम्युलेटर पर। इससे पता चलता है कि दिक्कत असल में कहाँ है। फिर आते हैं क्रैश लॉग्स। इसके लिए एक्सकोड ऑर्गेनाइजर तो है ही, या फिर क्रैशलिटिक्स या सेंट्री जैसे थर्ड पार्टी टूल्स भी काफी मदद करते हैं। मेमोरी इश्यूज के लिए, जैसे लीक हो रहा हो या रिटेन साइकिल बन रहा हो, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स टूल बेस्ट है। उसमें एलोकेशंस और लीक्स वाले टेम्पलेट बहुत काम के हैं। और परफॉर्मेंस का क्या? स्क्रोलिंग एकदम मक्खन जैसी कैसे रहे? हाँ, परफॉर्मेंस के लिए DQ रियूजेबल सेल का सही इस्तेमाल तो बेसिक है, ताकि सेल बार बार ना बने, रिसाइकिल हो। सही। लेकिन अक्सर प्रॉब्लम तब होती है जब सेल्फ रो एट मेथड के अंदर ही कोई भारी काम हो रहा हो, जैसे कोई बड़ी इमेज लोड कर रहे हो या कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर रहे हो। अच्छा। तो इमेजेस को हमेशा एसिंक्रोनसली लोड करना चाहिए, बैकग्राउंड थ्रेड पर। और लेजी लोडिंग भी जरूरी है, यानी जब सेल दिखने वाला हो तभी इमेज लोड हो। अपने मेमोरी लीक का जिक्र किया, ये तो iOS डेवलपमेंट में एक ऐसा सिरदर्द है जो जाता ही नहीं लगता। कई सवालों में इसका जिक्र है, Q3, Q15, Q35। इनको पकड़ने और ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, खासकर क्लोजर और डेलीगेट्स के साथ? हाँ, मेमोरी लीक सच में बहुत परेशान कर सकते हैं। वो धीरे धीरे ऐप की मेमोरी खाते जाते हैं और आखिर में ऐप क्रैश हो जाता है। एक्सकोड का जो मेमोरी ग्राफ डिबगर है और इंस्ट्रूमेंट्स का लीक्स टूल, वो इन्हें पकड़ने में बहुत मदद करते हैं। ज्यादातर मामलों में इनकी जड़ होती है स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल। स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल, ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगी? जरूर। ये तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी को स्ट्रांगली रेफर कर रहा है और ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए को स्ट्रांगली रेफर कर रहा है। तो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम आर्क दोनों में से किसी को भी रिलीज नहीं कर पाता। अच्छा। क्लोजर के साथ ये बहुत कॉमन है। जब क्लोजर अपने अंदर सेल्फ को कैप्चर करता है और सेल्फ जैसे व्यू कंट्रोलर भी उस क्लोजर को कहीं स्टोर करके रखता है। डेलीगेट्स के साथ भी हो सकता है। अगर डेलीगेट प्रॉपर्टी को गलती से स्ट्रांग बना दिया हो, उसे हमेशा वीक होना चाहिए। तो इसका हल क्या है, कैसे बचे इससे? क्लोजर के लिए कैप्चर लिस्ट में वीक सेल्फ इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्लोजर सेल्फ का मालिक नहीं बनता, बस एक कमजोर रेफरेंस रखता है। फिर क्लोजर के अंदर सेल्फ को यूज करने से पहले गार्ड लेट स्ट्रॉन्ग सेल्फ इज इक्वल टू सेल्फ एल्स रिटर्न जैसा पैटर्न यूज करके उसे सेफली अनरैप करना चाहिए। अच्छा, एक और परफॉर्मेंस की दिक्कत है ऐप का धीमा लॉन्च टाइम। मान लीजिए ऐप खुलने में 8 सेकंड लग रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा है। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? हाँ, 8 सेकंड तो यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत खराब है। यहाँ भी प्रिंसिपल वही है, ऐप लॉन्च के टाइम मेन थ्रेड पर कम से कम काम होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स का टाइम प्रोफाइलर या एक्सकोड 12 के बाद आया ऑसन पोस्ट यूज करके पता लगाइए कि लॉन्च के समय कौन सा कोड सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। अच्छा। अक्सर होता यह है कि नेटवर्क कॉल्स या बड़े डेटाबेस की क्वेरी या कोई भारी जेसन पार्सिंग मेन थ्रेड पर ही हो रही होती है। इन सबको बैकग्राउंड में ले जाना चाहिए। रिसोर्सेज जैसे इमेज, व्यूज, डेटा, इनको लेजीली लोड करें। जब उनकी सच में जरूरत पड़े तभी लोड करें, खासकर ऐप लॉन्च के दौरान। और यूआई के लिहाज से स्टोरी बोर्ड या XIB फाइल्स अगर यूज कर रहे हैं तो उनको ऑप्टिमाइज करें। व्यू हायरार्की सिंपल रखें, फालतू के UI एलिमेंट्स हटा दें।
आजकल स्विफ्ट यूआई यूज करने से भी इसमें मदद मिल सकती है। और जो डेटा बार बार लगता है उसे कैश कर लें, यूजर डेटा, कोर डेटा या लोकल फाइल्स में। इससे भी लॉन्च टाइम कम हो सकता है। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लोड करते टाइम मेमोरी वार्निंग आना या ऐप का क्रैश हो जाना, ये भी एक आम समस्या लगती है। Q7, Q14, Q30 जैसे सवालों में इसका जिक्र है। इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हाँ, बड़ी इमेजेस मेमोरी पर बहुत भारी पड़ती हैं, तो सबसे पहली चीज है इमेज कैशिंग। NS कैश यूज कर सकते हैं या फिर SD वेब इमेज या किंगफिशर जैसी पॉपुलर लाइब्रेरीज। NS कैश का क्या फायदा है? NSE की एक खास बात यह है कि अगर डिवाइस पर मेमोरी कम होने लगती है तो वो अपने आप कैश से पुरानी चीजें हटा देता है। ये ऑटोमेटिक होता है। अच्छा। दूसरी बात, इमेजेस को डिस्प्ले साइज के हिसाब से डाउन स्केल करें। मतलब अगर आपको इमेज एक छोटे से थंबनेल व्यू में दिखानी है तो पूरी 4K इमेज लोड करने का कोई मतलब नहीं है। उसको पहले छोटा करें फिर दिखाएं। सही। तीसरा, लेजी लोडिंग अपनाएं, खासकर टेबल या कलेक्शन व्यू में। सेल जब स्क्रीन पर दिखने वाला हो तभी उसकी इमेज लोड करें। और जब सेल स्क्रीन से हट जाए? हाँ, ये भी जरूरी है। जब सेल दोबारा इस्तेमाल हो या स्क्रीन से हट जाए तो इमेज व्यू की इमेज प्रॉपर्टी को निल सेट कर दें। इससे मेमोरी रिलीज हो जाती है। और अगर इमेज प्रोसेसिंग बहुत ही ज्यादा भारी है, जैसे फिल्टर लगाना या कुछ और, तो कोर इमेज या मेटल जैसे GPU एक्सेलरेटेड फ्रेमवर्क यूज करने के बारे में सोच सकते हैं। और UI का अटकना या फ्रीज होना, ये तो यूजर को बहुत फ्रस्ट्रेट करता है। बिल्कुल। चाहे वो कई सारी नेटवर्क कॉल्स एक साथ करने से हो या बड़े कोर डेटा फेट से या फिर लिस्ट स्क्रॉल करते हुए अटके। इसे कैसे स्मूथ बनाया जाए? बिल्कुल, स्मूथ UI बहुत जरूरी है। यहाँ भी देखिए, मूल मंत्र वही है, मेन थ्रेड को कभी ब्लॉक नहीं करना है। अगर कई नेटवर्क कॉल्स करनी है तो डिस्पैच ग्रुप या एसिंक अवेट यूज करके उन्हें पैरेलल में चलाएं। और जब सारी कॉल्स पूरी हो जाए तब एक साथ UI अपडेट करें। और कोर डेटा के बड़े फेच के लिए? बड़े डेटा सेट के लिए NS एसिंक्रोनस फेच रिक्वेस्ट यूज करें या फिर फेच ऑपरेशन को ही बैकग्राउंड थ्रेड पर भेज दें। फेच बैच साइज सेट करके डेटा को टुकड़ों में लोड करें, एक साथ पूरा लोड ना करें। अच्छा। और सिर्फ जरूरी डेटा ही फेच करें। शायद आपको पूरे ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, सिर्फ ID या कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए हो। उसके लिए NS मैनेज्ड ऑब्जेक्ट ID या NS डिक्शनरी रिजल्ट टाइप यूज कर सकते हैं। टेबल व्यू के लिए NS फेच्ड रिजल्ट्स कंट्रोलर बहुत बढ़िया है। वो एफिशिएंटली अपडेट्स हैंडल करता है। और स्क्रॉलिंग के टाइम जो अटकन होती है? UI टेबल व्यू या UI कलेक्शन व्यू में लेआउट की कैलकुलेशन अगर पहले से कर लें, प्री कंप्यूटिंग, तो मदद मिलती है। हल्के व्यूज इस्तेमाल करें। कभी कभी लेयर्स को कैश करना शुड रास्टराइज इक्वल्स टू ट्रू भी परफॉर्मेंस सुधार सकता है। स्विफ्ट UI में बड़ी लिस्ट के लिए लेजी V स्टैक या लेजी H स्टैक इस्तेमाल करें। ये सिर्फ वही आइटम लोड करते हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं। एनिमेशन के अटकने का क्या? एनिमेशन अगर अटक रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स का कोर एनिमेशन टेम्पलेट यूज करके देखें कि दिक्कत कहाँ है। लेयर रास्टराइजेशन यहाँ भी काम आ सकता है। और अगर कंबाइन यूज कर रहे हैं? हाँ, अगर कोई कंबाइन पब्लिशर बहुत तेजी से इवेंट्स भेज रहा है तो डीबाउंस या थ्रॉटल ऑपरेटर यूज करके इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी को लिमिट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, कोई भी UI अपडेट हो वो हमेशा dispatch.main.async यूज करके मेन थ्रेड पर ही होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा स्टेबिलिटी, डीबगिंग और एरर हैंडलिंग की तरफ चलते हैं। क्रैश रिपोर्टिंग के लिए कई टूल्स हैं, क्रैशलिटिक्स, सेंट्री, बगस्नैग, इंस्टाबग। स्रोत में इनकी तुलना भी दी है। इनमें मेन फर्क क्या है और किसी प्रोजेक्ट के लिए सही टूल कैसे चुनें? हाँ, ये सभी काफी पॉपुलर और अच्छे टूल्स हैं, लेकिन सबका फोकस थोड़ा अलग अलग है। क्रैशलिटिक्स, जो अब फायरबेस का हिस्सा है, वो मेनली iOS और एंड्रॉयड क्रैश रिपोर्टिंग पर फोकस करता है। सेटअप करना भी आसान है। सेंट्री थोड़ा ज्यादा वाइड है, वो क्रैश के साथ साथ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी देता है और कई सारे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। अच्छा। बगस्नैग स्टेबिलिटी पर ज्यादा जोर देता है। वो क्रैश को सीरियसनेस के हिसाब से स्कोर देता है, जिससे प्रायोरिटी तय करने में मदद मिलती है। और इंस्टाबग इसलिए अलग है क्योंकि वो क्रैश रिपोर्टिंग के साथ साथ यूजर फीडबैक और बग रिपोर्टिंग को भी इंटीग्रेट करता है। जैसे यूजर ऐप को शेक करके बग रिपोर्ट कर सकता है। ये UX इंप्रूव करने पर ज्यादा फोकस्ड है। तो चुनाव इस बात पे निर्भर करता है कि टीम की जरूरतें क्या है। क्या सिर्फ क्रैश रिपोर्टिंग चाहिए या परफॉर्मेंस डेटा और यूजर फीडबैक भी जरूरी है? प्रोडक्शन में जो क्रैश होते हैं उनको डीबग करना तो काफी मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर वो कभी कभार ही होते हों या किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की वजह से आ रहे हों।
Q6, Q13, Q37 जैसे सवालों में ये बात है। इसका सही तरीका क्या है? हाँ, ये वाकई की चैलेंज होता है। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है DSYM फाइल्स। इनको अपनी क्रैश रिपोर्टिंग सर्विस पर अपलोड करना ज़रूरी है, वरना क्रैश लॉग्स सिंबॉलिकेट नहीं होंगे, मतलब पढ़े नहीं जा सकेंगे। राइट। दूसरी बात, रिलीज बिल्ड में अक्सर कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन ऑन होता है। ये कभी-कभी ऐसी रेस कंडीशन या टाइमिंग इश्यू ला सकता है जो डीबग मोड में नहीं दिखती। इसलिए रिलीज कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ऑप्शनल को लेकर जो क्रैश होते हैं, ऑप्शनल अनरैपिंग के लिए हमेशा सेफ तरीके यूज करें। फोर्स अनरैप से जितना हो सके बचें। इफ लेट या गार्डलेट का इस्तेमाल करें, और अगर बाहर से कोई डेटा आ रहा है जैसे JSON, तो उसे यूज करने से पहले हमेशा वैलिडेट करें। और थर्ड पार्टी SDK वाले क्रैश, अगर शक है कि क्रैश किसी थर्ड पार्टी SDK की वजह से है, तो पहले चेक करें कि आप उसका लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं या नहीं। अगर फिर भी दिक्कत है तो उस SDK को टेम्पररी हटाकर देखें कि क्रैश बंद होता है या नहीं। उनके डॉक्यूमेंटेशन या सपोर्ट से भी मदद मिल सकती है। और अगर एप्पल ही ऐप रिजेक्ट कर दे क्रैश की वजह से? हाँ, अगर एप्पल रिव्यू में ऐप रिजेक्ट होता है तो वो अक्सर क्रैश लॉग्स देते हैं। उन लॉग्स को ध्यान से देखें और कोशिश करें कि उसी iOS वर्जन और डिवाइस पर प्रॉब्लम को रिप्रोड्यूस कर सकें। एक और मुश्किल एरिया है कॉन्करेंसी, मतलब जब मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ डेटा अपडेट कर रहे हों। इससे रेस कंडीशन या डेटा इनकंसिस्टेंट होने जैसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। इनसे कैसे बचा जाए? Q9, Q20, Q52 में इसका जिक्र है। हाँ, ये मल्टी थ्रेडिंग की एक क्लासिक प्रॉब्लम है। जब कई थ्रेड एक साथ किसी शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट यानी साझा डेटा जिसे बदला जा सकता है उसको एक्सेस या मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़ हो सकती है। इसका समाधान है सिंक्रोनाइजेशन। सबसे सरल तरीका है एक सीरियल डिस्पैच क्यू यूज करना। सारे लिखने वाले ऑपरेशंस उस क्यू पर भेजे तो वो एक एक करके ही चलेंगे लाइन में। ठीक है। अगर रीड ऑपरेशन ज्यादा है और राइट कम, तो एक कॉन्करेंट डिस्पैच के साथ बैरियर यूज करके एक रीड राइट लॉक बना सकते हैं। इससे कई रीड एक साथ हो सकते हैं, लेकिन जब कोई राइट ऑपरेशन चल रहा हो तो कोई और रीड या राइट नहीं हो सकता। ये इंटरेस्टिंग है। कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे NSE कैश पहले से ही थ्रेड सेफ होते हैं, या फिर आप खुद रैपर बना सकते हैं जो सिंक्रोनाइजेशन हैंडल करे। कंबाइन या एसिंक का वेट यूज करते समय भी थ्रेड सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, खासकर जब आप कई एसिंक ऑपरेशंस के रिजल्ट्स को कंबाइन कर रहे हो। और फिर से वही बात, UI अपडेट्स हमेशा मेन थ्रेड पर dispatch.main.async। नेटवर्क और पुश नोटिफिकेशन से जुड़ी दिक्कतें भी कम नहीं आती, जैसे पुश नोटिफिकेशन मिल ही नहीं रहे Q4, या ऐप बैकग्राउंड में है तो लोकेशन अपडेट रुक गए Q19, या बैकग्राउंड फेच भरोसेमंद तरीके से काम नहीं कर रहा Q26। इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ये इश्यूज अक्सर कॉन्फ़िगरेशन या परमिशन से रिलेटेड होते हैं। पुश नोटिफिकेशन, अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहे तो सबसे पहले डिवाइस पर ऐप की नोटिफिकेशन परमिशन चेक करें। फिर देखें कि ऐप सही APNs एनवायरनमेंट, सैंडबॉक्स या प्रोडक्शन के लिए कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं। सर्टिफिकेट, प्रोविजनिंग प्रोफाइल, बंडल ID सब सही होने चाहिए। डिवाइस टोकन जनरेट होकर आपके सर्वर तक पहुंच रहा है या नहीं, ये भी चेक करें। कभी-कभी पेलोड का फॉर्मेट गलत होता है। डिलीवरी में देरी या भरोसेमंद ना होने के लिए भी इन्हीं चीजों को देखना होता है। ओके। लोकेशन अपडेट्स, बैकग्राउंड में लोकेशन अपडेट्स रुकने का आम कारण होता है लोकेशन अपडेट्स बैकग्राउंड मोड का इनेबल ना होना या यूजर से ऑलवेज परमिशन न मिलना। iOS बैटरी बचाने के लिए भी ऐप को बंद कर सकता है, इसलिए डिजायर्ड एक्यूरेसी और डिस्टेंस फिल्टर को समझदारी से सेट करना जरूरी है। बैकग्राउंड फेच, इसके लिए प्रोजेक्ट की कैपेबिलिटीज में बैकग्राउंड फेच मोड अनेबल होना चाहिए और ऐप डेलीगेट में application.perform-fetch with completion handler मेथड इंप्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन याद रखें, फेच कब होगा ये iOS तय करता है, ऐप नहीं। ये गारंटीड इंटरवल पर नहीं चलता। अच्छा। नेटवर्क कॉल फेलियर, अगर किसी खास नेटवर्क पर कॉल फेल हो रही है तो ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी ATS सेटिंग्स चेक करें।
हो सकता है लेगेसी HTTP के लिए एक्सेप्शन डालना पड़े, या कहीं जियो फेंसिंग या फायरवॉल तो ब्लॉक नहीं कर रहा, VPN या प्रॉक्सी भी वजह हो सकते हैं। अब कुछ आर्किटेक्चर और एडवांस टॉपिक्स पर आते हैं। एक ऐप को ऑफलाइन सपोर्ट और डेटा सिंक के लिए कैसे डिजाइन किया जाए, खासकर जब डेटा कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना हो। Q5, Q29 और Q39 में ये है। ऑफलाइन सपोर्ट के लिए सबसे पहले तो डेटा को डिवाइस पर लोकली कैश करना होगा। कोर डेटा, रेल्म या SQLite अच्छे ऑप्शंस हैं। जब ऐप ऑफलाइन हो तो यूजर जो भी चेंजेस करता है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, उनको ट्रैक करके एक क्यू में रखना होगा। फिर जब नेटवर्क वापस आए, जिसका पता NW पाथ मॉनिटर से लगा सकते हैं, तो उस क्यू वाले चेंजेस को सर्वर पर भेजना होगा। और कॉन्फ्लिक्ट का क्या, जब ऑफलाइन और सर्वर पर डेटा अलग अलग बदल जाए? हाँ, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन Q29, Q39 के लिए एक स्ट्रेटजी पहले से तय होनी चाहिए। आम तरीके हैं टाइम स्टैम्प या वर्जन नंबर यूज करना, लास्ट राइट विन्स, हमेशा सर्वर के चेंज को मानना, सर्वर विन्स, या हमेशा क्लाइंट के चेंज को मानना, क्लाइंट विन्स, या फिर कोशिश करना कि दोनों चेंजेस को मर्ज कर दिया जाए अगर संभव हो। कोर डेटा में से कैसे हैंडल करते हैं? कोर डेटा में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करने के लिए हर रिकॉर्ड का एक स्टेबल यूनिक आइडेंटिफायर होना जरूरी है। सही मर्ज पॉलिसी, NS मर्ज पॉलिसी चुननी होगी, जैसे NS मर्ज बाय प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट ट्रम्प, जो डेटा मेमोरी में है वो जीतेगा, या NS मर्ज बाय प्रॉपर्टी स्टोर ट्रम्प, जो डिस्क पर सेव्ड है वो जीतेगा। और ये जरूरी है कि नेटवर्क से आए अपडेट्स को एक अलग बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट पर प्रोसेस करें और फिर उसे मेन कॉन्टेक्स्ट में मर्ज करें। इससे UI ब्लॉक नहीं होगा। डेटा लॉस से बचने Q39 के लिए वर्जनिंग, जैसे हर रिकॉर्ड के साथ एक वर्जन हैश या टाइम स्टैम्प रखना बहुत मददगार होता है। बैकग्राउंड में लंबे काम करना, जैसे बड़ी फाइलें डाउनलोड करना Q18 या कई बैकग्राउंड टास्क चलाना Q36, ये अक्सर iOS रोक देता है या खत्म कर देता है। इनको भरोसेमंद कैसे बनाया जाए? हाँ, iOS बैकग्राउंड एक्टिविटी को लेकर काफी सख्त है। बैटरी बचाने के लिए तो भरोसेमंद बैकग्राउंड काम के लिए सही API का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। लंबे डाउनलोड, अपलोड, इसके लिए URL सेशन कॉन्फ़िगरेशन .background यूज करना चाहिए। ये एक स्पेशल सेशन बनाता है जिसे OS मैनेज करता है, तब भी जब ऐप सस्पेंड हो जाए या बंद हो जाए। ट्रांसफर पूरा होने पर URL सेशन डेलीगेट मेथड्स के जरिए ऐप को पता चलता है। अगर कई बैकग्राउंड अपलोड्स हैं तो आप ऑपरेशन क्यू यूज करके कॉन्करेंट अपलोड्स की संख्या लिमिट कर सकते हैं और डेटा कंप्रेस करके भेज सकते हैं। अच्छा। दूसरी लंबी टास्क, iOS 13 से BG टास्क शेड्यूलर फ्रेमवर्क आया है। ये उन टास्क के लिए है जिन्हें बैकग्राउंड में कुछ मिनट लग सकते हैं, जैसे डेटाबेस क्लीनअप या ML मॉडल अपडेट। आप सिस्टम से टाइम मांगते हैं और सिस्टम जब रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे डिवाइस चार्ज हो रहा हो और वाईफाई पर हो, तब आपकी टास्क चलाता है। इसमें एक्सपायरेशन हैंडलर लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर सिस्टम टास्क को बीच में बंद करने का फैसला करे तो आप अपना काम सेव कर सकें। और बैकग्राउंड मोड? हाँ, इन सब के लिए प्रोजेक्ट की कैपेबिलिटीज में सही बैकग्राउंड मोड, जैसे बैकग्राउंड फेच, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, लोकेशन अपडेट्स एनेबल करना जरूरी है। और हमेशा असली डिवाइस पर टेस्ट करें। सिमुलेटर बैकग्राउंड बिहेवियर को सही से नहीं दिखाता। ऐप का साइज बढ़ते जाना, Q23 भी एक चिंता रहती है, और कभी-कभी अनजाने में प्राइवेट या डेप्रिकेटेड APIs का इस्तेमाल हो जाता है। Q58, Q62, इनसे कैसे निपटा जाए? ऐप साइज कम करने के लिए एप्पल की ऐप थिनिंग टेक्निक्स बहुत काम की हैं। स्लाइसिंग, ऐप स्टोर हर डिवाइस के लिए सिर्फ जरूरी एसेट वाला वर्जन भेजता है। बिटकोड, ऐप स्टोर आपके ऐप को फ्यूचर के डिवाइस आर्किटेक्चर के लिए ऑप्टिमाइज कर सकता है। ऑन डिमांड रिसोर्सेज, बड़े एसेट जैसे गेम लेवल जरूरत पड़ने पर ही डाउनलोड होते हैं। इनके अलावा जो कोड या एसेट यूज नहीं हो रहे हैं उन्हें हटा दें। इमेजेस को कंप्रेस करें। अगर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो देखें कि क्या उसके सिर्फ जरूरी हिस्से ही इंपोर्ट किए जा सकते हैं। और प्राइवेट APIs का क्या? प्राइवेट API यूज करने से बचना चाहिए। एप्पल इन्हें कभी भी बदल सकता है, हटा सकता है और ऐप रिजेक्ट भी हो सकता है। कोड रिव्यू और एक्सकोड का एनालाइज टूल इन्हें पकड़ने में मदद कर सकता है। अगर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी प्राइवेट API यूज कर रही है तो या तो उसके डेवलपर से बात करें या कोई और लाइब्रेरी देखें। और डेप्रिकेटेड APIs? डेप्रिकेटेड APIs के लिए एक्सकोड आपको वार्निंग देगा।
उन वार्निंग्स पर ध्यान दें और कोड को नए APIs यूज करने के लिए अपडेट करें। अक्सर #available चेक लगाना पड़ता है ताकि ऐप पुराने iOS वर्जन पर क्रैश ना हो। डेटा स्टोर करने के लिए iOS में कई ऑप्शन हैं। यूजर डिफॉल्ट्स, कोर डेटा, फाइल सिस्टम, कब किसे चुनना चाहिए, क्या फायदे नुकसान है। Q10 में ये पूछा गया है। हाँ, ये चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपका डेटा कैसा है और कितना कॉम्प्लेक्स है। यूजर डिफॉल्ट्स, ये सिंपल की वैल्यू स्टोर है। यूजर की सेटिंग्स, छोटे फ्लैग्स या थोड़ी बहुत प्रेफरेंसेस स्टोर करने के लिए ठीक है, लेकिन बड़े या कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए बिल्कुल नहीं। ठीक है। कोर डेटा, ये एक पावरफुल फ्रेमवर्क है ऑब्जेक्ट ग्राफ मैनेजमेंट और परसिस्टेंस के लिए। स्ट्रक्चर्ड रिलेशनल डेटा, कॉम्प्लेक्स क्वेरी, बड़े डेटा सेट और ऑफलाइन कैपेबिलिटी के लिए ये बेहतरीन है। ये डेटा मॉडलिंग, माइग्रेशन सब संभालता है। सीखने में थोड़ा टाइम लगता है पर अक्सर बेस्ट चॉइस होता है। और फाइल्स? फाइल सिस्टम सीधी फाइलें जैसे JSON, PLST या बाइनरी फॉर्मेट तब काम आती हैं जब आपको बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करना हो, जैसे मीडिया फाइलें या बड़े कॉन्फ़िगरेशन। इसका मैनेजमेंट आपको खुद करना पड़ता है। तो जैसा स्रोत में भी कहा गया है, एक जनरल गाइडलाइन हो सकती है। सेटिंग्स के लिए यूजर डिफॉल्ट्स, ऐप के मेन डेटा मॉडल के लिए कोर डेटा और बड़ी फाइलों के लिए फाइल सिस्टम। और आखिर में CI/CD आजकल बहुत जरूरी है। टेस्ट फ्लाइट डिस्ट्रीब्यूशन को CI/CD पाइपलाइन में कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है? Q17, इसके क्या फायदे हैं? हाँ, CI/CD यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी डिप्लॉयमेंट। टेस्ट फ्लाइट डिस्ट्रीब्यूशन को ऑटोमेट करने से बहुत फायदे हैं। मैनुअल काम कम होता है, गलतियों की संभावना घटती है और QA टीम या स्टेक होल्डर्स तक नए बिल्ड बहुत तेजी से पहुंचते हैं। इसके लिए टूल्स कौन से हैं? सबसे पॉपुलर टूल है फास्टलेन। ये रूबी में लिखा एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो बिल्ड बनाने, कोड साइनिंग मैनेज करने, स्क्रीनशॉट लेने और टेस्ट फ्लाइट या ऐप स्टोर पर अपलोड करने जैसे बहुत सारे काम ऑटोमेट कर देता है। इसे CI सर्वर के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, जैसे GitHub Actions, Bitrise, Jenkins वगैरह। ये CI सर्वर Xcode CLI, खासकर Xcode बिल्ड कमांड का इस्तेमाल करके ऐप को कंपाइल और आर्काइव करते हैं। ये पूरा सेटअप एक बार हो जाए तो रिलीज प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाती है। तो हमने iOS इंटरव्यू के कई अहम एरियाज को कवर किया। ऐप की स्पीड और मेमोरी से लेकर स्टेबिलिटी, डेटा मैनेजमेंट, बैकग्राउंड टास्क और ऑटोमेशन तक। ये तो साफ है कि इन सवालों के जवाब देने के लिए सिर्फ ऊपरी जानकारी नहीं, बल्कि गहरी समझ चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल दिखाते हैं कि एक मॉडर्न अच्छी क्वालिटी का iOS ऐप बनाना कितना कॉम्प्लेक्स काम हो सकता है। सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि वीक सेल्फ कैसे लिखते हैं या एसिंक अवेट क्या है। ज़रूरी ये समझना है कि किस सिचुएशन में कौन सी तकनीक सही रहेगी और उसके क्या फ़ायदे नुकसान, मतलब ट्रेड ऑफ्स क्या हैं। परफॉर्मेंस, मेमोरी, ऐप की स्थिरता, डेवलपमेंट की स्पीड, इन सब के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो ये सब जानने का मतलब क्या है? इंटरव्यू क्लियर करने के लिए तकनीकें जानना तो जरूरी है ही, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका, है ना? एकदम सही कहा। और यहीं पर मैं आज की इस चर्चा को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। हमने कई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पर बात की, लेकिन इंटरव्यू में अक्सर कोई ऐसी नई या अनोखी चुनौती आ सकती है जिसका जिक्र यहाँ नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि एक कैंडिडेट ये कैसे दिखा सकता है कि वो सिर्फ जानी पहचानी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना नहीं जानता, बल्कि जब कोई बिल्कुल नई अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल चुनौती उसके सामने आती है तो वो सोचता कैसे है, उसका अप्रोच क्या रहता है। इस पर विचार करना शायद इंटरव्यू की तैयारी का एक बहुत अहम हिस्सा है। सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु। आज की इस उपयोगी और गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।